नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चालीसा। आपसे मुखातिब मैं हूं दीपक यादव। खबर चालीसा यानी ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार की खबरों से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा और शुरुआत करते हैं बिजनेस की खबरों से। 2 दिनों की शानदार तेजी के बाद आज बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। कमजोर ग्लोबल संकेतों का भी बाजार के मूड को खराब करने का योगदान रहा। आज निवेशकों ने ब्लू चिप शेयरों में बिकवाली की। कारोबार के अंत में सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 291 अंक टूटकर 49,903 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं 50,000 के लेवल पर होल्ड नहीं कर पाया। वहीं निफ्टी 78 अंकों की गिरावट के साथ 15,030 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। आज के कारोबार में रियल्टी मीडिया शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। वहीं मेटल, बैंकिंग, एफएमसीजी शेयरों में दबाव रहा। मिड कैप, सीमेंट, शुगर शेयरों, चाय, कॉफी और होटल शेयरों की चमक बरकरार रही। ब्लू चिप शेयरों में करीब 3.5% की तेजी के साथ कोल इंडिया टॉप गेनर रहा। सिप्ला, सनफार्मा, यूपीएल, नेस्ले इंडिया, इंडियन ऑयल, बजाज ऑटो, एसबीआई लाइफ और टेक महिंद्रा भी तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहे। ट्रेड के उलट निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में बंद हुआ। इंडियन ऑयल के जनवरी मार्च तिमाही के नतीजे अच्छे रहे हैं। इस दौरान कंपनी का मुनाफा बढ़कर 8,780 करोड़ रुपए रहा। ये एनालिस्ट के अनुमान के बेहतर नतीजे हैं। इस दौरान कंपनी की आय 1,23,000 करोड़ रुपए रही। पिछले साल इसी दौरान कंपनी की आय 1,06,000 करोड़ रुपए रही थी। सालाना आधार पर कंपनी का कामकाजी मुनाफा 9,262 करोड़ रुपए से बढ़कर 13,052 करोड़ रुपए रहा। कंपनी की मार्जिन 9% से बढ़कर 10.5% पर पहुंच गई। कंपनी ने ₹1.5 प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया। एक्सिस बैंक में सुट्टी के ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल को शानदार रिस्पांस मिला है। ओएफएस का नॉन रिटेल हिस्सा आज 4.16 गुना भर गया। आपको बता दें कि सरकार ओएफएस के जरिए एक्सिस बैंक में अपनी 1.21% हिस्सेदारी बेच रही है। यानी सरकार एक्सिस बैंक में सुट्टी के 3 करोड़ 60 लाख शेयर बेच रही है। ओएफएस का फ्लोर, माफ कीजिएगा, ओएफएस के जरिए एक्सिस बैंक में सरकार अपनी 1.21% हिस्सेदारी बेच रही है। यानी सरकार एक्सिस बैंक में सुट्टी के 3 करोड़ 60 लाख शेयर बेच रही है। ओएफएस का फ्लोर प्राइस 680 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। आज ये ओएफएस नॉन रिटेल के लिए खुला था, जबकि 20 मई यानी कल रिटेल के लिए ओएफएस खोला जाएगा। 31 मार्च को एक्सिस बैंक में सुट्टी की 3.45% हिस्सेदारी थी। डीएचएफएल के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई पर सुनवाई कर रहे मुंबई की एक अदालत ने कंपनी के लेंडर से कहा है कि वो पूर्व प्रमोटर कपिल वधावन से के बकाया रकम को चुकाकर सेटलमेंट करने के प्रपोजल पर विचार करें। एनसीएलटी की मुंबई ब्रांच ने डीएचएफएल की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स से 10 दिनों के अंदर मीटिंग कर वधावन के प्रपोजल पर विचार करने को कहा। डीएचएफएल के लेंडर्स ने कंपनी के टेक ओवर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसके लिए पिरामल ग्रुप के पक्ष में वोट दिया था। इसके फैसले को आरबीआई ने फरवरी में स्वीकृति मिल गई थी। इसके बाद लेंडर्स ने एनसीएलटी के सामने प्रपोजल पेश किया था, जिसे अभी तक अंतिम स्वीकृति नहीं मिली है। डीएचएफएल पर लेंडर्स के करीब 91,000 करोड़ रुपए बकाया है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी नोमुरा ने अपनी रेटिंग में रिपोर्ट में कहा है कि भारत में कोविड की सेकेंड वेव इकोनॉमिक क्राइसिस के मुकाबले मानवीय त्रासदी ज़्यादा है। इससे हज़ारों लोगों की जान गई है। नोमुरा ने कहा कि कोविड की सेकेंड वेव का इकोनॉमिक इम्पैक्ट लोकलाइज्ड है और ये कुल मिलाकर म्यूटेड है। नोमुरा ने कहा कि कोविड के कारण लगाए गए लॉकडाउन का असर साल 2021 के Q2 में दिखेगा। नोमुरा ने अनुमान लगाया कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी के तिमाही आधार पर 3.8% की गिरावट आ सकती है। नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में उम्मीद जताई कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लॉकडाउन मिड जून में हटाया जा सकता है। नोमुरा ने कहा कि लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर मई में होगा और जून में इनमें सुधार आने लगेगा। रॉयल एनफील्ड ने तकनीकी खामी के चलते 2,36,966 बाइक्स को रिकॉल करने का ऐलान किया है। कंपनी इन बाइक्स की फ्री जांच और मरम्मत करेगी। कंपनी की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक खराबी इग्निशन कॉइल में है, जो गाड़ी के प्रदर्शन को कम करती है।
और कुछ मामलों में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकती है। कंपनी ने कहा है कि इस खराबी का पता उस वक्त चला जब कंपनी रूटीन इंटरनल टेस्टिंग कर रही थी। कंपनी जिन मोटरसाइकिल्स को रिकॉल कर रही है उनमें क्लासिक, बुलेट, मीटियर और दूसरे मॉडल शामिल हैं। बजाज ऑटो ने अपने सभी मॉडल्स के लिए फ्री सर्विस की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। कोरोना के चलते कई राज्यों में जारी पाबंदियां और ट्रैवल बैन के चलते बाजार ऑटो ने फ्री सर्विस की अवधि बढ़ाई है। बजाज ऑटो की ये फ्री सर्विस 1 अप्रैल से 31 मई तक के लिए थी। अब इसे 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कंपनी ने बयान जारी करके कहा है कि फ्री सर्विस की सुविधा सभी 2 व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है। इससे पहले हीरो मोटोकॉर्प ने भी वारंटी और फ्री सर्विस की सुविधा बढ़ा दी थी। देश में कमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी टाटा मोटर्स ने भी देश भर में अपने सभी कमर्शियल वाहनों की वारंटी और फ्री सर्विस की अवधि 1 महीने बढ़ा दी है। कंपनी ने कहा है कि कई राज्यों में कोरोना के चलते लगाई गई पाबंदियों के चलते यह फैसला किया गया है। कंपनी ने कहा कि 1 अप्रैल से 30 जून के बीच खत्म होने वाले वाहनों की वारंटी और मुफ्त सर्विस की अवधि 1 महीने बढ़ा दी गई है। कस्टमर्स के लिए सपोर्ट के लिए कंपनी ने एक हेल्पलाइन भी शुरू की है। टाटा मोटर्स ने कहा है कि वो अपने कस्टमर्स, चैनल पार्टनर्स और पूरी कम्युनिटी की सेफ्टी और हेल्थ को प्राथमिकता देती है। ताउते तूफान अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया है। मुंबई के पास समंदर में फंसे जहाज बार्ज P305 से नौसेना के युद्धपोत INS कोच्चि ने बचाए गए लोगों में से 125 को लेकर मुंबई पहुंचा है। बार्ज चक्रवात ताउते में फंसने के कारण अरब सागर में डूब गया था। इसके साथ ही इसमें से 22 शव भी बरामद किए गए हैं। बार्ज पर 273 लोग मौजूद थे, जिनमें से नौसेना ने अब तक 188 लोगों को बचा लिया है। नौसेना के प्रवक्ता ने बताया है कि 2 अन्य बार्ज और 1 ऑयल रिग पर मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि ये बार्ज चक्रवात ताउते के गुजरात तट से टकराने से कुछ घंटे पहले मुंबई के पास अरब सागर में फंस गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चक्रवात ताउते से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए गुजरात और केंद्र शासित क्षेत्र दीव के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद अहमदाबाद में पीएम मोदी ने चक्रवात की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भी बैठक में मौजूद रहे। अधिकारियों के मुताबिक गुजरात में चक्रवात ताउते के कारण जान गंवाने वालों की संख्या 45 हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में 6 से अधिक लोगों की मौत हुई है। ताउते से प्रभावित सभी राज्यों में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया। ताउते के बाद मौसम विभाग ने एक और तूफान की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में उत्तर मध्य के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते 23 से 24 मई को यह साइक्लोन में बदल सकता है। आने वाले दिनों में अगर ये चक्रवाती तूफान बनता है तो इसे यस कहा जाएगा। ये नाम ओमान ने दिया है। आईएमडी के मुताबिक ये दबाव का क्षेत्र बढ़कर चक्रवाती तूफान की शक्ल अख्तियार कर सकता है। आईएमडी के अलर्ट में कहा गया है कि 23-24 मई को साइक्लोन बनने के बाद ये 27 से 29 मई के बीच लैंडफॉल का कारण बन सकता है। इसका असर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर होगा। देश में कोरोना के नए मामलों के आंकड़े राहत देने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,67,334 नए केस आए हैं। वहीं 3,89,851 लोग ठीक भी हुए हैं। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,27,000 की कमी हुई है। बीते दिन रिकॉर्ड 4,525 लोगों की महामारी की वजह से जान गई है। ये कोरोना से एक दिन में हुई मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले दिन देश में रिकॉर्ड 20,08,296 लोग कोरोना टेस्ट किए गए थे। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक दिन में किए गए टेस्ट का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है, यानी पाबंदियां तो हैं लेकिन छूट भी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में 3,846 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ये 5 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे कम नए केस हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 235 मरीजों की मौत हुई है। इस दौरान 9,427 मरीज ठीक हुए हैं। शहर में इस समय संक्रमण की दर 5.78% है। इस बीच दिल्ली सरकार से तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज समीक्षा बैठक की। NEGVAC यानी नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड की तरफ से कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर दिए गए सुझाव को स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है।
एनईजी वीएसी की तरफ से दी गई सिफारिशों में यह कहा गया था कि कोरोना से ठीक होने के बाद मरीजों को 3 महीने के बाद ही वैक्सीन की डोज दी जाएगी। एनईजी वीएसी की नई सिफारिशों के मुताबिक अगर वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद कोई संक्रमित होता है तो दूसरी डोज रिकवरी के 3 महीने बाद दी जाएगी। इसके अलावा स्तनपान करा रही सभी महिलाओं को कोरोना वैक्सीन डोज देने के लिए कहा गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत सरकार इस कोशिश में लगी है कि कोरोना की वैक्सीन को 12 अलग अलग प्लांट्स और कंपनियों में बनाया जाए। इसके एक दिन पहले ही मंगलवार को नितिन गडकरी ने यह सुझाव दिया था कि ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक कंपनियों को वैक्सीन बनाने के काम में लगाना चाहिए। गडकरी ने ट्वीट करके कहा था कि कोरोना वायरस वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार को कोशिशें बढ़ानी चाहिए। अब गडकरी ने कहा है कि केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने इस बारे में हो रहे काम की जानकारी दी है। गडकरी ने कहा कि 12 अलग अलग प्लांट और कंपनियां वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही हैं। कोवैक्सीन के 2 से 18 साल के बच्चों पर शुरू किए जा रहे ट्रायल पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने केंद्र सरकार, डीजीसीआई और वैक्सीन कंपनी भारत बायोटेक को नोटिस जारी कर 15 जुलाई तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। याचिका संजीव कुमार नामक व्यक्ति ने लगाई है। उन्होंने बच्चों पर ट्रायल रोकने की मांग की है। इससे पहले डीजीसीआई ने बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी थी। अगले 10 से 12 दिन में इसके ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है। अभी कोवैक्सीन का इस्तेमाल देश में 18+ के वैक्सीनेशन के लिए किया जा रहा है। राजस्थान में कोरोना के बीच ब्लैक फंगस ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। इस संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने इसे भी महामारी घोषित कर दिया है। प्रदेश में फिलहाल 100 से ज्यादा मरीज हैं जो पिछले कुछ दिनों में ब्लैक फंगस के शिकार के बाद अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। इनमें से 45 तो सिर्फ जयपुर में सामने आए हैं। इस बीमारी की शिकायत के कई मरीज अब प्रदेश के दूसरे इलाकों से भी जयपुर रेफर होने लगे हैं। कोरोना मरीजों के लिए ब्लैक फंगस काफी घातक साबित हो रहा है। कोरोना वायरस कहर के बीच सिंगापुर वेरिएंट को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट से बवाल शुरू हो गया। बयान से भड़के सिंगापुर ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के बयान को खारिज किया बल्कि सिंगापुर सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर सख्त आपत्ति भी जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जानकारी दी है कि अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर सिंगापुर ने कड़ी आपत्ति जताते हुए हमारे उच्चायुक्त को तलब किया। उच्चायुक्त ने भारत की ओर से जवाब दिया और साफ किया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पास कोरोना के वेरिएंट या नागरिक उड्डयन नीति पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि सिंगापुर और भारत कोविड-19 की लड़ाई में मजबूत साझेदार है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर बनी टूल किट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तकरार जारी है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दावा किया है कि सौम्या वर्मा नाम की महिला ही टूल किट की राइटर हैं। ये महिला राहुल गांधी के साथ तस्वीरों में नजर आ रही हैं। संबित पात्रा ने सोशल मीडिया पर जो फोटोज शेयर की हैं उनमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर एक टूल किट डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है। इसमें राइटर का नाम सौम्या वर्मा बताया जा रहा है। अगले कुछ फोटोज में ये महिला राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ नजर आ रही हैं। एक और फोटो में इन्हें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव गौड़ा के ऑफिस का मेंबर बताया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पात्रा के दावे को खारिज किया है। नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि केस को पश्चिम बंगाल के बाहर ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका में सीबीआई ने मुख्यमंत्री को भी पक्षकार बनाया है। सीबीआई ने इसके अलावा याचिका में कानून मंत्री मलय घटक और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का भी नाम लिया है। बता दें कि नारदा स्टिंग ऑपरेशन के मामले में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के 2 मंत्रियों और 1 विधायक के साथ पार्टी के पूर्व नेता को सोमवार को गिरफ्तार किया था। इसके विरोध में मुख्यमंत्री 6 घंटे तक सीबीआई कार्यालय में धरने पर बैठी रहीं। 2014 में बंगाल के एक पत्रकार ने टीएमसी के कुल 12 नेताओं का स्टिंग ऑपरेशन किया था। इनमें उस समय के 7 सांसद, 4 मंत्री और टीएमसी का एक विधायक 5-5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दिखे थे। पंजाब कांग्रेस में मचा सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। विधायक प्रगट सिंह ने मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार संदीप संधू पर धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वो इस धमकी को जिंदगी भर नहीं भूल सकते। प्रगट सिंह के मुताबिक ओलंपियन और पद्मश्री अवार्डी को इस तरह धमकी दी जा सकती है तो आम आदमी का क्या होगा। इससे पहले मंगलवार को कैबिनेट मंत्री चरणजीत चन्नी के घर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा, विधायक प्रगट सिंह सहित सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने जुटकर महिला आयोग और धमकी मामले में कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोला था। इस बीच
नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कैप्टन का नाम लिए बिना सोशल मीडिया पर तंज कसा था। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सरकार ने पॉलिसी को वापस लेने के लिए कहा है। इस बारे में आईटी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को नोटिस भेजा है। मंत्रालय की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी भारतीय यूजर्स की प्राइवेसी, डाटा सिक्योरिटी के अधिकार को खत्म करने वाली है। पत्र में कहा गया है कि करोड़ों भारतीय यूजर्स कम्युनिकेशन के लिए प्रमुख रूप से व्हाट्सएप पर निर्भर हैं। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लागू करके कंपनी ने गैर जिम्मेदार होने का प्रमाण दिया है। मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी कई भारतीय कानूनों को तोड़ने वाली है। मंत्रालय ने व्हाट्सएप से 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पीसी चाको को केरल में पार्टी का प्रमुख बनाया है। पार्टी महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने इसकी घोषणा की। चाको इस वर्ष मार्च में ही कांग्रेस पार्टी छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए थे। पीसी चाको करीब 5 दशक से कांग्रेस से जुड़े हुए थे। वो कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। चाको साल 2009 से लेकर 2014 तक केरल के थ्रिसूर से सांसद रहे। उन्होंने केरल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार तय करने में गुटबाजी हावी रही। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 को लेकर बुरी खबर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कई मुसीबतें आ रही हैं। पहले महामारी के कारण फिल्म बीच में ही रोकनी पड़ी। वहीं अब जब ये दोबारा शुरू हुई तो इस बार इसके शूट में बाधा बनकर आया ताउते तूफान। मुंबई के गोरेगांव में सलमान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म टाइगर 3 के सेट पर तूफान के कारण नुकसान झेलना पड़ा। इस सेट को लेकर जानकारी दी जा रही थी कि यह दुबई के मार्केट का रेप्लिका था। बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा इन दिनों सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपनी दिलचस्पी दिखा रही हैं। हाल में अपने पति और क्रिकेटर विराट कोहली संग कोविड रिलीफ के लिए फंड इकट्ठा करने को लेकर अनुष्का लाइमलाइट में थीं। इसके अलावा उन्होंने गर्भवती और हाल ही में मां बनी महिलाओं की मदद करने की जिम्मेदारी उठाई है। अनुष्का ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर शेयर किया है ताकि महिलाओं को मेडिकल सहायता पहुंचाने में मदद मिल सके। अनुष्का शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में इस बारे में जानकारी दी। इस हेल्पलाइन का व्हाट्सएप नंबर है 9354954224। खबर है कि जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर ने एक विलन 2 के लिए हाथापाई वाले एक्शन सीक्वेंस रोक दिए हैं, इसकी जगह उन्होंने लिमिटेड क्रू के साथ मुंबई और गोवा में अलग अलग गन फाइट्स और पीछा करने वाले सीन्स फिल्माए हैं। पहले इस फिल्म सीन में बड़ी क्राउड के साथ एक्शन सीक्वेंस फिल्माए जाने थे, मगर रणनीति में अब बदलाव कर दिया गया है। हीरो विलेन या उसके गुर्गों के आसपास हैंड टू हैंड फाइट वाले सीन को फिलहाल होल्ड पर रखा गया। सोनू सूद ने कोरोना महामारी पीड़ित की ओर से एक सवाल डॉक्टर से पूछा है, आखिर वे ऐसी दवाएं या इंजेक्शन लिख ही क्यों रहे हैं जो मार्केट में उपलब्ध नहीं है। गौरतलब है कि पहले लॉकडाउन में प्रवासियों की घर वापसी, जरूरतमंदों की मदद के साथ ही अब सोनू कोरोना पेशेंट्स के लिए बेड, वेंटिलेटर और दवाएं इंजेक्शन का इंतजाम करवा रहे हैं। सोनू ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि जब हॉस्पिटल को ही दवाएं नहीं मिल रही हैं तो आम लोगों को दवाएं कैसे मिलेंगी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली कोरोना से जंग में लोगों के साथ हैं। करीब 11 करोड़ रुपए जुटाने के बाद अब उन्होंने पूर्व महिला क्रिकेटर के.एस. श्रवंती नायडू की मदद की है। कोहली ने उनकी मां के इलाज के लिए 6,77,000 रुपए डोनेट किए हैं। श्रवंती के माता पिता कोरोना से जूझ रहे हैं और आईसीयू में भर्ती हैं। उनकी हालत फिलहाल गंभीर है। श्रवंती ने कुछ दिन पहले ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से सोशल मीडिया पर मदद मांगी थी। श्रवंती की बहन एन विद्या यादव ने एक पोस्ट में विराट को भी टैग किया था। विराट ने इसका जवाब देते हुए मदद का ऐलान किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आने वाले क्रिकेट सीजन और अक्टूबर-नवंबर में होने वाली T20 वर्ल्ड कप को लेकर स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग 29 मई को वर्चुअली होगी। बोर्ड सचिव जय शाह ने इसके लिए सभी स्टेट एसोसिएशन को नोटिस भी भेजा है। शाह ने नोटिस में लिखा है कि देश में फिलहाल जो महामारी फैली है उस स्थिति में आने वाले सीजन में क्रिकेट को लेकर मीटिंग में चर्चा की जाएगी। आप सभी एसोसिएशन में अनुरोध है कि इस मीटिंग में ज्वाइन करें। इसका लिंक कुछ दिन में शेयर किया जाएगा। ये मीटिंग इमरजेंसी मीटिंग है, T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी हो सकती है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली बहुचर्चित एशेज सीरीज की शुरुआत 8 दिसंबर को होगी। पहला टेस्ट ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जाएगा। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच 14 जनवरी से पर्थ में होगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम सभी फॉर्मेट में होने वाली एशेज ट्रॉफी का इकलौता टेस्ट 27 जनवरी से खेलेगी। मेंस फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलियाई डिफेंडिंग चैंपियन हैं
26 साल बाद ऐसा हो रहा है कि पर्थ में आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। पिछली बार 1995 में सीरीज का आखिरी मैच सिडनी की जगह पर्थ में खेला गया था। इंग्लैंड दौरे के लिए चुने गए भारतीय टीम में ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर के पिता ने एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि वो चेन्नई के आयकर विभाग में जॉब करते हैं। उन्हें हफ्ते में 2-3 दिन ऑफिस जाना पड़ता है। ऐसे में वे नहीं चाहते कि बेटा वाशिंगटन और परिवार के अन्य लोग उसकी वजह से कोरोना संक्रमित हों, इसलिए वे अलग रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन के आईपीएल से लौटने के बाद से वो अलग रह रहे हैं। पिता का कहना है कि वाशिंगटन हमेशा लॉर्ड्स और इंग्लैंड के दूसरे मैदान पर खेलना चाहता था। ये उसका सालों पुराना सपना था। वो नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर उसका ये दौरा रद्द हो। साउथ अफ्रीका ने स्पष्ट कर दिया है कि दिग्गज बैट्समैन एबी डिविलियर्स टी20 वर्ल्ड कप के लिए संन्यास वापस नहीं लेंगे। सीएसए ने कहा है कि डिविलियर्स ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। उन्होंने कहा कि वे संन्यास के फैसले पर अटल हैं। उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का कोई प्लान नहीं है। इससे पहले डिविलियर्स आईपीएल में शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने 7 मैच में 164.28 के स्ट्राइक रेट से 207 रन बनाए थे। इसमें 2 ताबड़तोड़ 50 भी शामिल हैं।